सर कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, उन्हें अलाउ तो करें।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start propositional logics. और इसका लेक्चर्स मैंने बच्चों अपलोड कर दिया है और आपको कहा था कि 5-10 मिनट हैं, अभी आप इसको ज़रा व्यू कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने व्यू कर लिया होगा। और साथ में मैंने जो है आज के प्रैक्टिकल का भी आपको एक बनाकर भेजा है मैनुअल्स, उसको भी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया मैंने, उसको भी ज़रा देख लें। तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर, और मैं अब लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमने प्रोपोजिशनल लॉजिक्स पे बात करनी है, और इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने जो है वो आपको नॉलेज बेस्ड वर्ल्ड का और उसमें वेम्पस वर्ल्ड्स का एक इंट्रोडक्शन दिया। और आज जो है हम लोग प्रोपोजिशनल्स जो है वो लॉजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स को ये स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और जी ये अब आपको लेक्चर 18 से दिखाई दे रहा होगा, प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स। इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। नॉलेज बेस्ड एजेंट्स क्या होता है, वी हैव टू डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कुछ चुके हैं। इस तरह से एक वेम्पस वर्ल्ड को हमने डिस्कस किया है, और आज हम लोग जो है प्रोपोजिशनल्स जो है लॉजिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर प्रीवियस लेक्चर का किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स 8 है, बाकी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, आवाज़ आ रही है। अच्छा ये बताओ, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भी प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स का और एक लैब का जो है वो मैनुअल जो है वो आप लोगों को अपलोड किया है, मिल चुका है? जी सर मिल गया, लैब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। और ये अभी स्टूडेंट सिर्फ 8 ही आए हैं, बाकी स्टूडेंट किधर है? आए हैं? पता नहीं सर। एहतिशाम आया हुआ है? नहीं सर, वो कहीं पे गया हुआ है। अच्छा वो गया हुआ है। चलो देखो, कोई ग्रुप पे डालो, एक आध मैसेज डालो कि आ जाओ भाई सारे सर आ गए। चलो ठीक है सर, डाल दो। डालें ताकि पढ़ना शुरू करें। सर आप स्टार्ट करें, उन्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सऊद तो आया नहीं। सर देखिए आ गया मैं। इट्स ओके। चलें क्लास स्टार्ट ले रहे हैं। 2 डेज लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इस वक्त स्क्रीन्स को। तो ये प्रोपोजिशनल्स बूलियंस लॉजिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्ट्स सर आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही है, जैसे बंदा कहीं ना कोई स्टोर में या कहीं वॉशरूम वगैरह में बैठा हो। वही यहाँ वो हॉल में बैठा हुआ हूँ, लेक्चर हॉल में बैठा हूँ। आना आपने हफ्ते के बाद आना होता है क्लास लेने। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट द प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स है, सिंटैक्स ऑफ द प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होती हैं उसको डिफाइन करना, इसके बाद कंपाउंड प्रोपोजिशंस किस तरह से डिफाइन होती हैं। टिटोलॉजीज को हम डिस्कस करेंगे कि टिटोलॉजीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। इस तरह से प्रेसिडेंसी ऑफ द कनेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि एंड और वगैरह है। इसी तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस समझेंगे। इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स को नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और आगे लिमिटेशंस ऑफ द प्रोपोजिशंस लॉजिक्स है आज का टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लॉजिक्स। तो क्लास लॉजिक्स क्या होता है। लॉजिक्स आर द फॉर्मल लैंग्वेज है फॉर रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन सच दैट द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉ। तो हमारे पास लॉजिक्स एक फॉर्मल तरीक़ाकार है, एक लैंग्वेजेस हैं जिससे हम लोग ये किसी भी इंफॉर्मेशंस को जो है उस पर कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। यानी सिंपल अगर हमारे पास उसके कुछ सेंटेंसेस हैं और सेंटेंसेस की मदद से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ सेंटेंस इन नॉलेज बेस के अंदर सेंटेंस का मतलब क्या होता है। तो नॉलेज बेस जो है एक्चुअली इज द सेट ऑफ द सेंटेंसेस है, और सेंटेंस जो है वो यहाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। इट इज़ रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल टू द सेंटेंसेस ऑफ द इंग्लिश वाली बात नहीं है, बल अदर द नेचुरल लैंग्वेजेस में जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो सेंटेंस इज एक्सप्रेस इन अ लैंग्वेज कॉल्ड अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जो है लैंग्वेज में हम सेंटेंस कहते हैं उसको। सेंटेंस की एग्जांपल ज़रा ये देख लो, जिस तरह से हमने लिखा हो x + y = 4। अब ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशंस के अंदर मैथमेटिक्स में एक सेंटेंस है जिसमें लिखा हुआ x + 4 = 4 है। अब इसी तरह से एक सिंपल स्टेटमेंट्स में अगर हमने लिखा हो इट इज़ हॉट टुडे, तो ये भी एक सेंटेंस है। अब ज़रा कंसेप्ट समझ लें। सेंटेंस वो नहीं है जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज या हम लोग इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, उसमें भी हम एक तरतीब दिए हुए प्रॉपरली लिखी हुए जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस क्या होगा, एक सिंपल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। और जब ये सारी से मिल जाती है इनको हम कहते हैं सेट ऑफ द जो है सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स इज द सेंटेंस, या सेंटेंस का जो है एक सेट है हमारे पास। तो लॉजिक्स आर द फॉर्मल लैंग्वेज फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सच दैट द कंक्लूजन, ताकि हम लोग जो है कंक्लूजन डिफाइन करें। अच्छा, अब हर लॉजिक्स के अंदर क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक सिंटैक्स होता है और एक सेमेंटिक्स होता है। सिंटैक्स क्या होता है ये आप लोगों को पता है कि व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड, यानी जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है वो क्या होता है, वो सिंटैक्स होता है। जैसे आप लोग C++ का सिंटैक्स लिखते हैं, अरेंजमेंट होता है, यानी आई और इफ जो है ये एक इफ बनता है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक अरेंजमेंट ऑफ जो है वो लेटर्स है हमारे पास IF, उससे आप एक वर्ड बना रहे हैं इफ। तो सिंटैक्स डिफाइंड हाउ द सिंबल्स कैन बी पुट टुगेदर, यानी सिंबल्स को किस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ना है टू फॉर्म द सेंटेंस, के वो क्या बन जाए, ये सेंटेंस बन जाए। और अगर आप यहाँ देखें तो इस मैथमेटिकल जो सेंटेंस है, here we have to define the two variables, one operator and equality signs, and then is another symbol is a 4। तो ये सारे जो हमारे पास सिंबल्स हैं इनकी एक अरेंजमेंट जो है डेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, सिंटैक्स कहलाएगी हमारा। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट जो है सिमेंटिक्स होता है। सिमेंटिक्स एक्चुअली डिफाइंस, इसका मतलब होता है आम इंग्लिश के अंदर कहा जाता है मीनिंग्स को, यानी किसी चीज के मतलब को या रूल्स को भी हम सिमेंटिक्स कहते हैं, यानी लिखने की जो तरतीब है। जैसे कि अगर आप ये देखिए हमारे पास इंग्लिश का वर्ड है, मैंने यूं लिख दिया बुक इज दिस। अब ये जुमला क्या है, क्या दुरुस्त है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वी हैव टू डिफाइन, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज को देखना होता है कि जी हमने सब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है।
तो लिहाजा ये हमारे पास नाउन है, नाउन फ्रेज को आप स्टार्ट में नहीं दे सकते, लिहाजा आप यहाँ पर क्या करना होगा, दिस इज बुक, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक प्रॉपर सिमेंटिक्स है। किस लिए सिमेंटिक्स है? आपको मीनिंग्स को समझने के लिए। तो डिफाइन द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस के मतलब को डिफाइन करने के लिए, दैट इज द डिफाइन ट्रूथ फॉर द सेंटेंस इन अ गिवन एंड को भी हमने कहा कि जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ। अब ये हमारे पास क्या होगा, इसको हमें एवेलुएट करने के लिए, सपोज यहाँ हमने 4 अगर लिखा हुआ है, तो अब इस जो जुमले का जो इंटरप्रिटेशन है वो दो तरह से हो सकती है, फॉल्स एंड जो है ट्रू के केस में। अब मैं अगर कहूँ कि इसमें जो है हमारा x इज इक्वल टू 2 है एंड द y इज इक्वल टू 2 है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स में इनकी रकम पुट करेंगे, 2 and 2 दैट इज द 4 इज इक्वल टू 4। आप कहेंगे सर ये बात क्या है, दैट इज द ट्रू। अब ये जो ट्रू है, दैट इज वी हैव टू रिलेट अ समथिंग विद दिस सेंटेंस। हमने इस सेंटेंस के साथ एक ट्रूथ वैल्यूज को जोड़ा। ट्रू उस केस में जब ये बात दुरुस्त हो, और फॉल्स किस केस में होगी, जब ये बात क्या होगी, रॉन्ग होगी। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 किया हुआ हो, तो फिर अगर हम यहाँ ये पुट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, और 1 इज इक्वल टू 4 दैट इज नॉट इक्वल, और ये हमें आंसर क्या देगा, ये बच्चों फॉल्स हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो लॉजिक्स होता है, लॉजिक्स एक्चुअली प्रेजेंटिंग द टू स्टेट्स, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं, 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 इज प्रेजेंटिंग द फॉल्स है और 1 इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू होता है। तो लिहाजा दिस इज बिलोंग्स टू द सिमेंटिक से होता है। और डिफाइन द ट्रूथ ऑफ द सेंटेंस, यानी अब जब आप किसी सेंटेंस के ऊपर कुछ रूल्स को इम्प्लीमेंट करके उसकी ट्रूथ वैल्यूज को डिटरमाइन करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिमेंटिक्स। अब नीचे अगर आप जुमलों में देख लें, यहाँ पर इन द लैंग्वेज ऑफ द अरिथमेटिक्स में अगर आप देखें, आप लिखते हैं x प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू y इज अ सेंटेंस, ठीक है। x प्लस टू ग्रेटर देन इज नॉट अ सेंटेंस। अच्छा, अब इस केस में देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द नंबर x प्लस टू इज नो लेस देन द नंबर y। तो ये कभी लेस ना हो, हमेशा ग्रेटर हो। यानी अगर आप यू पुट कर देते हैं x 1 है और y जो है हमारे पास वो 4 है, उस केस में आप देखेंगे 1 प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये क्या बन जाएगा, यार कोई सर को कॉल करे और कहे कि सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। कल भी ऐसे हुआ था। यार क्लास बंद हो गई है क्या? सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ रहे हैं आप।
अभी आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, और ही है। अभी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो मुझे फौरन व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया करो कि सर आवाज नहीं आ रही है, चेक करिए नेट नहीं आ रहा। सर इको बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं हॉल में बैठा हूँ, मैं आवाज आहिस्ता रखता हूँ, अपनी स्लो बोलता हूँ। ओके सर। अच्छा, अभी बच्चों हमारी डिस्कशन चल रही थी लॉजिक्स पे ही, और मैंने वो स्क्रीन आपके साथ शेयर की हुई है, यहाँ पर ही था। मैं अब दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोपोजिशनल लॉजिक्स में जो है एक सिंपल लॉजिक्स है। सिंपल मतलब होता है सादा, जिसमें बहुत जो है सिंपल चीज़ें रखी गई हैं। वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये सिंपल है। तो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म्स वेयर द मेड द प्रोपोजिशन। अब ये जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया प्रोपोजिशंस, ये क्या होता है? प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये इसका मतलब होता है एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या सिंपल स्टेटमेंट। इंग्लिश में जो हम लिखते हैं आमतौर पर सिंपल जुमले लिखते हैं उसकी तरफ है। विच इज आइदर ट्रू, और वो जो स्टेटमेंट होगी या तो वो बच्चों ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये है हमारे पास उसका प्रोपोजिशंस का बेसिक कंसेप्ट। इट इज़ द टेक्निक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस को, नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीक़ाकार है इन द लॉजिकल एंड द मैथमेटिकल फॉर्म्स, कि हम उसे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्म्स में क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। अब ये बेसिक फैक्ट्स अबाउट द प्रोपोजिशनल्स लॉजिक्स हैं जो आपको समझने हैं, इनको ज़रा देख लीजिए जो भी हमने डिस्कशंस की है। प्रोपोजिशनल्स लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड अ बूलियन लॉजिक्स भी कहलाएगा। बुलियन लॉजिक क्यों कहलाएगा बच्चों? क्योंकि इसमें देखिए ट्रू एंड फॉल्स है, तो लिहाजा दैट इज द जीरो रिप्रेजेंटिंग द फॉल्स एंड द वन इज दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू। द प्रोपोजिशनल लॉजिक्स वी यूज द सिंबॉलिक्स वेरिएबल्स। यहाँ पर हम कुछ सिंबॉलिक्स वेरिएबल्स का इंतखाब करते हैं जिनकी मदद से क्या होगा, टू रिप्रेजेंट द लॉजिक्स, हम अपने लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वी कैन यूज द एनी सिंबल, और इसके लिए हम किसी भी सिंबल का इंतखाब करेंगे। जैसे ये पर लो जो केस है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके मदद से लेंगे, जैसे ए बी सी पी क्यू आर। यानी जैसे हमने एक स्टेटमेंट दी हो मैंने, इट इज़ हॉट टुडे, कि आज बहुत गर्मी है, हॉट टुडे, तो वी हैव टू प्रेजेंट इज इक्वल टू पी। पी नाउ इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और P that is holding the one values. If today is the hot, then it is contains the true, otherwise P contains the false, कि अगर आज ये जो है दिन गर्म नहीं है तो इसमें क्या होगा बच्चों, false होगा। The prepositions can be the either true or the false, ये सही भी है और गलत, यानी true and false है इसमें, but it cannot the both। तो सेम टाइम के अंदर इस P वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स दोनों होल्ड नहीं हो सकती। ये आप लोगों को पता है, हमारा जो कंप्यूटर साइंस का रूल्स है कि वेरिएबल्स ओनली होल्डिंग वन वैल्यूज। बुलियन टाइप के वेरिएबल्स में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह से अगर आप देखिए आगे, दीज कनेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड अ लॉजिकल ऑपरेटर्स, और इसमें क्या होगा, हम सिंपल स्टेटमेंट्स की मदद से कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनाएंगे और उनके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास होता था और एंड, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं डिसजंक्शंस, इसको पढ़ते हैं कंजक्शंस, और नॉट होता था, यहाँ पर हम नॉट, ये लॉजिक्स का इस्तेमाल करेंगे, नॉट। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। तो बेसिक्स हमारे पास जो प्रोपोजिशंस लॉजिक्स है उसके अंदर देखिए प्रोपोजिशंस एंड द कनेक्टिव्स आ गए, यानी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं और उनके साथ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज जुड़ी हुई है, कनेक्टर्स हैं, आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन लॉजिक्स। तो ये हमारे पास एक बेसिक्स जो लॉजिक्स की बुनियाद है। कनेक्टिव्स क्या होंगे, कैन बी सेट द लॉजिकल ऑपरेटर भी कहलाएंगे, विच आर कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, जो दो सेंटेंस को या दो स्टेटमेंट्स को जोड़ देंगे। अब प्रोपोजिशंस जो है ना, प्रोपोजिशनल फार्मूला विच इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड द टेटोलॉजी। और एक नई हम यहाँ देखो, ये याद कर लो सब लोग, इसको जरा अजबर रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेटोलॉजी? टेटोलो इज द फार्मूला है हमारे पास क्या, जो हमेशा जो है ट्रू रहेगा इन द होल मॉडल ऑफ द जो है प्रॉब्लम्स, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ वैलिड सेंटेंस, और हम उसको वैलिड सेंटेंस भी कहेंगे। एक और चीज़ है देखिए, प्रोपोजिशंस फार्मूला विच इज ऑलवेज फॉल्स, जो हमेशा फॉल्स रहता है, इज द कॉल्ड अ कंट्राडिक्शंस, यानी कंट्राडिक्शन जो होगा वो ऐसा सेंटेंस होगा जो हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। उसके मुकाबले में टिटोलॉजी है या वैलिड सेंटेंस है,
वो हमेशा क्या रहता है, ट्रू रहता है। स्टेटमेंट विच आर द क्वेश्चंस कमांड्स आर नॉट द प्रोपोजिशंस। अब ये बात समझ लें, जैसे हमने कहा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, सॉरी नेचुरल लैंग्वेज की तरह आपने स्टेटमेंट लिखनी है, तो यहाँ पर ये ना देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चंस स्टेटमेंट लिख दी है तो वो भी एक प्रोपोजिशन होगा, ऐसा नहीं है। इसी तरह से जो है आपकी कमांड्स भी प्रोपोजिशंस के अंदर शामिल नहीं होती, बल्कि जस्ट सिंपल स्टेटमेंट्स इसके अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये कुछ इसका सेंटेक्स है, ज़रा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ज़रा इस पर गौर कर लीजिए। प्रोपोजिशनल लॉजिक इज द सिंपलेस्ट लॉजिक होगा। एलुस्ट्रेट द बेसिक आइडिया देख किस तरह दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रोपोजिशनल सिंबल्स होंगे S1, S2 एटसेट्रा आर द एटॉमिक सेंटेंसेस होंगे। यानी कोई भी हमारे पास सेंटेंस है S1, हमने कहा, जैसे हमने कहा इट इज कोल्ड, एक स्टेटमेंट। S2 एक और हमने जुमला है, उसमें हमने कहा रेनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टुडे इज रेनिंग या कुछ भी कह दें। इसी तरह से S3 है, तो ये जो है S1, S2, S3 जो हमारे पास यहाँ पर सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है बच्चों, वो एक एटॉमिक सेंटेंस है। यानी हर एक जो एक सिंपल जुमला होगा, एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, ये उसको प्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखें कनेक्टर से क्या होगा, जैसे एफ एस इज अ सेंटेंस, अगर एस एक सेंटेंस है इस केस में, तो नॉट एस इज अ सेंटेंस निगेशन नॉट। यानी अगर हमने ये लिखा हुआ है सन इज कोल्ड और हम बताना चाहते हैं कि सन इज नॉट कोल्ड, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस के साथ। और अब मैंने आगे सन इज नॉट कोल्ड मैंने लिखना है, जैसे देखें सन इज नॉट कोल्ड, ये बच्चों मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने इस जुमले को इस तरह से लिखना है, लेकिन मैं इसको इस तरह प्रेजेंट करूंगा क्योंकि एस दैट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग दी सन इज कोल्ड। अब निगेशन साइन लगाया मैंने साथ में, नॉट एस। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना सन इज नॉट कोल्ड। क्या मतलब बना इस स्टेटमेंट का, अब सन इज नॉट कोल्ड। इसी तरह से अगर आप आगे देखिए तो S1 एंड S2 आर द सेंटेंसेस है। S1 और एंड S2 इज अ सेंटेंस। यहाँ पर ये जो है, जैसे हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो क्या होगा, ये कब ट्रू देगा, जब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। इसके आगे ट्रूथ टेबल हम देखते हैं कि S1 स्टेटमेंट जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसी तरह से S2 रिप्रेजेंट कर रही है। और इसके वैल्यूएशन से जब हमें पता चला कि ये ट्रू है और इसके वैल्यूएशन से पता चला कि हाँ ये भी ट्रू है, देन ये होल क्या होगा, हमें क्या देगा, ट्रू देगा। तो वी कैन राइट डाउन हेयर, सेम ऐसे लिखेंगे। और इसमें जितने सेंटेंसेस होंगे उनका जो है ट्रू होना इसके लिए क्या होगा, लाजमी होगा। आगे देखते हैं S2 आर द सेंटेंसेस। अगर ये दोनों सेंटेंसेस हैं तो फिर हम ये डिस्जंक्शंस यानी ऑरिंग के लिए हम ये इस तरह लिख सकते हैं, S1 और S2 इज अ सेंटेंस। तो S1 एंड S2 आर क्या होंगे, सेंटेंस होंगे। तो इस केस में आपको पता होगा कि ट्रू फॉल्स भी ट्रू होता है अनटिल के दोनों ही क्या हों, फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होते हैं, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इफ S1 एंड S2 आर द सेंटेंसेस। अगर S1 एंड S2 सेंटेंसेस हैं तो ये है इम्प्लाइज। ये क्या होगा, इम्प्लाइज या कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, याद हो इफ देन वाली। S3 इज अ सेंटेंस, तो S3 भी क्या होगा, सेंटेंस होगा। यहाँ प्रेजेंट ये करना था कि S1 एंड S2 आर द सेंटेंसेस हैं, तो वी कैन यूज दिस कनेक्टर ऑपरेटर का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रॉन्ग है, ये इसका सिंबल नहीं है, इसका सिंबल बच्चों ये है, सॉरी ये आगे दिया हुआ है मैंने, ये वाला। अच्छा, इसके लिए जो है हमारे पास जो है कुछ बुक्स के अंदर ये सिंबल भी यूज़ होता है इस तरह से, और सिंगल एरो भी यूज़ किया जाता है। तो ये 3 सिंबल्स हैं इम्प्लीकेशंस के लिए, ये डबल लाइंस वाला एरो, और ये जो जिस तरह वो हमारा होता है सबसेट वाला साइंस, और इस तरह से एरो सिंगल, ये सारे इम्प्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। कुछ बुक्स में जो है ये दोनों साइंस भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपने याद रखने, इम्प्लीकेशंस के लिए ये भी यूज़ होंगे। S1 S2 आर द नॉन एज द प्रीमिसेस। और इसी तरह से आपको याद होगा इफ़ के जो अंदर होता है इसे हम कहते हैं प्रीमिसेस या एंटीसीडेंट कहा जाता है इसको। जैसे यहाँ पर x ग्रेटर देन y, तो ये क्या कहलाएगा,
प्रीमिसेस या इंसिडेंट कहलाते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो आप देन में लिखते हैं, सी आउट आपने लिखा हुआ है, सही कुछ भी है, ये आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन कहेंगे, या और हम इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट यानी जो उसका नतीजा है, यानी इफ प्रीमिसेस और द इंसिडेंट एंटीसीडेंट्स होते हैं, एंटीसीडेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट होता है। एप्लीकेशन आल्सो नोन एज द रूल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट वाले रूल्स कहा जाता है इसको। और लास्ट है बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ आता है हमारे पास। इफ S1 एंड S2 आर द सेंटेंसेस, तो दिस साइंस इज यूज फॉर द बाई कंडीशनल्स। इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करता है, इज द सेंटेंस होगा। और ये कनेक्टिव सिंबल्स हैं, इनके नाम्स भी साथ हैं, दैट इज एंड कंजक्शंस कहा जाता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में। एग्जांपल देखिए, ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड और। डिसजंक्शंस कहा जाता है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, ए और बी। दिस इज साइन इज द इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशंस कहा जाता है टेक्निकली। और ये हमारे पास एग्जांपल यही है, ए इम्प्लाइज बी, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके बाद बाई कंडीशनल आ जाता है, इफ एंड ओनली इफ बाई कंडीशनल्स है। और ये हमारे पास निगेशन नॉट है, निगेशंस कहा जाता है इसको। और हाउ कैन वी राइट डाउन, इस तरह से लिखा जाता है। ये आपको याद है, इसको मैंने रिवाइज करवा लिया, इस रिमेंबर इट एंड वी विल यूज इन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सिंटैक्स ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक्स क्या होगा? सिंटैक्स ऑफ द प्रोपोजिशनल लॉजिक्स में होगा डिफाइन द अलाउएबल सेंटेंसेस किस तरह से लिखे जाएंगे। फॉर द नॉलेज रिप्रेजेंटेशंस के लिए देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रोपोजिशंस का होगा। एक को हम कहते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशंस और दूसरे को कहते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस। अब आपको पता चल गया होगा, एटॉमिक मीन्स क्या होगा, सिंपल जो है सेंटेंस होगा, और कंपाउंड मीन्स मोर देन वंस जो है वो हमने प्रोपोजिशंस को यकजा कर दिया होगा। तो एटॉमिक प्रोपोजिशंस क्या होगा? एटॉमिक प्रोपोजिशंस आर द सिंपल प्रोपोजिशंस हैं, वो सिंपल प्रोपोजिशंस हैं। कैसे? इस कंसिस्ट ऑफ द सिंगल प्रोपोजिशंस। सिंपल प्रोपोजिशंस जो सिंबल होगा वो सिंगल होगा इसमें, जैसे 5 द प्राइम, द सन इज कोल्ड, देयर आर द सेंटेंसेस विच मस्ट बी आइदर ट्रू एंड फॉल्स, और वो जो सेंटेंसेस होते हैं या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। अब ये एग्जांपल है, 5 इज द प्राइम, द सन इज द कोल्ड, दीज आर द सिंगल एटॉमिक प्रोपोजिशंस। नेक्स्ट आता है कंपाउंड प्रोपोजिशंस। क्या होगा इसमें? देखिए, कंपाउंड प्रोपोजिशंस आर कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द सिंपलर और द एटॉमिक को मिलाएंगे। दीज आर द कंस्ट्रक्टेड बाय द यूजिंग द पैरेंथेसिस, और ये फिर इनमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। एंड द लॉजिकल कनेक्टर्स, और लॉजिकल कनेक्टर्स ये वाले एंड और नॉट, ये सारे हम इसमें यूज करते हैं। इट इज द रेनिंग टुडे एंड द स्ट्रीट इज वेट, ये हमारे पास देखें, ये पहला एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये दूसरा है। तो इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास एक एटॉमिक क्या है, प्रोपोजिशंस है, और ये जो है हमारे पास दूसरा एटॉमिक प्रोपोजिशंस है। ये हमारे पास दूसरा एटॉमिक प्रोपोजिशंस है बच्चों। ये एक हो गया, ये दो। अब इनको दोनों को किससे मिल रहा है? ये आपने देख लिया, एक कनेक्टर से मिला है जिसका एंड है। और अगर हम लोग इसको कहें P इज इक्वल टू ये, और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, Q है। तो हाउ कैन वी राइट, मैं यूं लिख दूंगा P एंड Q। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रेनिंग टुडे, और ये बता रहा है एंड द स्ट्रीट इज वेट। क्लियर? तो जॉन इज अ डॉक्टर एंड हिज क्लिनिक इज अ लॉर्ड ऑन। तो अब जॉन इज अ डॉक्टर, और इसको भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कनेक्टर्स एंड से हम लोगों ने लाकर ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या हो, इसको हमने जी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हमने एच से किया हुआ है, तो लिहाजा जी एंड एच हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी बन जाएगी। तो दीज आर द कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशंस है। लॉजिकल करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। निगेशन का आपको पता है, सेंटेंस सच एज द नॉट पी इज अ कॉल्ड द निगेशन ऑफ पी होगा। लिटरल कैन बी द आइटर पॉजिटिव लिटरल होगा या नेगेटिव लिटरल होगा। अब ये ट्रुथ टेबल आपको पता ही है, ये हमारे पास अल्फा सपोज कोई भी है, जैसे पी रख लो, जो भी रखो, ये अगर क्या होगा, नॉट होगा तो निगेश नॉट पी में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर ये क्या होगा, ट्रू है यानी, तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स होता है, फॉल्स हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? एग्जाम्पल देख लो, सन इज कोल्ड, और निगेशन लगाने से क्या हुआ, सन इज नॉट कोल्ड।
Conjunctions. A sentence which has the and connectors such as the P and Q is called the conjunctions. ये क्या कहलाएगा? Conjunctions कहलाएगा. Ali is intelligent and hardworking. It can be written as, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, Ali Ali is intelligent represented by the P and hardworking, Ali is hardworking, that is representing by Q. So P and Q. और यहाँ पर अगर आपको याद होगा ये अल्फा हमारे पास P है और ये हमारे पास Q है, तो ये कब ट्रू होता है? देखो P एंड Q की वैल्यूज क्या होगी? ये ट्रू एंड फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स. अली इज नॉट इंटेलिजेंट, ये नॉट है तो ये क्या रहता है? फॉल्स रहेगा. अलीजा क्या होगा? नॉट इंटेलिजेंट. अलीजा हार्ड वर्किंग, तब क्या होगा? ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी ये फॉल्स रहेगा. इसी तरह से अली इज इंटेलिजेंट, अली इज नॉट हार्ड वर्किंग, तो क्या होगा? फॉल्स है. दोनों केसेस में अली इज इंटेलिजेंट, अली इज हार्ड वर्किंग, देन इट इज द हैविंग ट्रू वैल्यूज. ये आपको पता है कि दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हों या होल वेरिएबल्स इन सिनेरियोज, सारे के सारे क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए. उस केस के अंदर कंजक्शन या एंड ऑपरेटर हमारे पास क्या देगा? ट्रू देगा. Disjunctions. A statement which has a disjunction connective such as the P or Q is called a disjunctions कहलाएगा, where P and the Q are the propositions हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फरीदा इज अ डॉक्टर एंड इंजीनियर और इंजीनियर. ठीक है, फरीदा इज अ डॉक्टर और इंजीनियर है, तो यहाँ P रिप्रेजेंट कर रहा है फरीदा इज अ डॉक्टर को एंड द Q इज अ फरीदा इज इंजीनियर. सो वी कैन, हमने ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. P और Q, यहाँ पर ये है P एंड ये है Q. P इज अ फरीदा इज नॉट इंजीनियर और फरीदा इज नॉट अ डॉक्टर, तो दोनों केस में वो फॉल्स, और इनके हर केस के अंदर क्या होगा? ट्रू होता जाएगा. डन हो गया. ये भी आप लोगों को पता है डिस्टिंक्शंस ऑपरेटर का. इम्प्लीकेशंस में थोड़ा सा समझना होगा. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो है हमने क्या होगा? सेंटेंस सच एज P implies Q is called implications कहलाता है. implications also known as the if then rules कहलाती है. it can be written as if it is raining then the street is wet. अगर ये हमारे पास हो तो हम देखें let P is it is raining and Q is the street is a wet. तो P and Q, P implies Q, अगर बारिश हुई तो फिर क्या होगा? स्ट्रीट वेट हो जाएगी. तो यहाँ देखिए P एंड Q है. अब केसेस देखिए, इट इज रेनिंग, बारिश हुई, और ये क्या है हमारे पास? फॉल्स है. इट इज नॉट रेनिंग, नॉट वेट, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रू आ गया. इस बात को जरा यहाँ समझ लीजिए भाई. ये P जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, यहाँ पर सॉरी, इफ इट इज नॉट रेनिंग बन जाएगा, क्योंकि फॉल्स है ना, नॉट रेनिंग. द स्ट्रीट इज नॉट वेट बच्चों, तो क्योंकि दोनों केसेस में फॉल्स है ना, फॉल्स फॉल्स है, तो ये बात क्या होगी? ट्रू होगी. हाँ, बारिश ना हुई तो फिर क्या होगा? सड़क भी गीली नहीं होगी. नेक्स्ट अगला केस देखें, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, बट आगे आपने कहा द स्ट्रीट इज वेट. लेकिन अब ये जो यहाँ पर होगा बीटा जो होगा, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास इम्प्लीकेशंस के अंदर हमेशा ट्रू आता है, क्योंकि हमारे पास जो उसकी है बीटा क्या है? वो ट्रू है. इसी तरह से देखें, इट इज़ रेनिंग, अगर बारिश हुई है तो स्ट्रीट इज़ नॉट वेट, ये बात तो दुरुस्त नहीं हो सकती. हाँ, यहाँ पर क्या आ गया? फॉल्स आ गया. और दूसरे को इट इज़ रेनिंग, इट इज़ वेट. तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक रूल ऑफ थंब समझाता हूँ कि हमेशा जब इम्प्लीकेशंस को देखना है तो आपने दूसरी वेरिएबल्स को देखना है. अगर वो यहाँ ट्रू होगी तो ये ट्रू होगा, और ये यहाँ अगर फॉल्स होगी तो ये यहाँ फॉल्स होगा. इससे रिलेवेंट नहीं है, आपने इसको देखना है. ये देखें, यहाँ पर क्या फॉल्स फॉल्स, तो यहाँ पर ट्रू रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स और ट्रू है, लेकिन हमने ये ट्रू बीटा को देखना है तो ये ट्रू हो जाएगा. इसी तरह से ये ट्रू है, फॉल्स है, लेकिन हमने बीटा को देखना है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. इस तरह से ट्रू ट्रू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा. ये इम्प्लीकेशंस का रूल्स है. बस आपने इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने यहाँ याद रखनी है कि व्हेन फॉल्स एंड द ट्रू वी हैव टू सी द बीटा, उसे करस्पॉन्डिंग इस साइड वाली वेरिएबल्स को देखना है हमने, ठीक है. और ये जो आपकी इस जानिब होती है, ठीक है, जैसे ये अल्फा इम्प्लाइज बीटा है. अब बीटा को देखना है, अगर बीटा ट्रू निकलता है
तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। और अगर ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा ट्रू निकलता है, बीटा फॉल्स है, तो देन हमें क्या करना होगा, फॉल्स ही को लेना होगा यहाँ पर। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट है बाई कंडीशनल्स आ रहा है। बाई कंडीशनल्स में देखिए सेंटेंस सच एज द पी implies Q is a biconditional sentence है। एग्जाम्पल देखें, इफ आई एम ब्रीथिंग देन आई एम लाइव, अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मैं जिंदा हूं। ये हमारे पास बाइकंडीशनल्स की एग्जाम्पल है। तो P डेट इज रिप्रेजेंटिंग आई एम ब्रीथिंग, मैं सांस ले रहा हूं। Q डेट इज रिप्रेजेंटिंग आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं। इट कैन बी रिप्रेजेंटिंग बाय यूजिंग द लॉजिक्स इज दैट P बाइकंडीशनल्स Q। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास आई एम ब्रीथिंग, आई एम अलाइव। और इसका अगर ट्रुथ टेबल देख लिया जाए, यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स केस के अंदर आई एम नॉट ब्रीथिंग, आई एम नॉट अलाइव। तो ये बात क्या निकलेगी बच्चों, ये बात लॉजिक्स में ट्रू निकलती है। अगर आप सांस नहीं ले रहे तो आप जिंदा भी नहीं है, इट इज़ ट्रू, ये बात ठीक है। इसी तरह से अगर आप आगे नेक्स्ट देखें, इफ आई एम नॉट ब्रीथिंग बट आई एम अलाइव, नहीं ये बात कैसे हो सकती है कि अगर आप सांस नहीं ले रहे और हाउ कैन पॉसिबल कि आप जो है वो क्या है, जिंदा हैं। तो लिहाजा लॉजिक्स में ये बात क्या होगी, इस बात को हम कहेंगे फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, आई एम ब्रीथिंग, अगर आप मैं सांस ले रहा हूँ, आई एम नॉट अलाइव, तो ये कैसे हो सकता है मैं जिंदा ना हूँ, तो लिहाजा ये बात भी क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। आई एम ब्रीथिंग, आई एम अलाइव, ये तो ट्रू है। तो लिहाजा इस केस के अंदर अगर आप देखा जाए तो यहाँ देखें फॉल्स फॉल्स केस में क्या रहता है, ट्रू है, और ट्रू ट्रू केस में भी ये क्या रहता है, ट्रू है, और अदर केसेस में ये क्या रहता है, ये फॉल्स रहता है। तो ये एग्जाम्पल से अगर आप देख लें लॉजिक्स में, तो आपको इसकी अच्छी जो है समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर जो है P जो है ये अल्फ़ा की जगह P है, और बीटा की जगह क्या आ चुका है, Q आ चुका है। तो लिहाजा ये कहता है आई एम नॉट ब्रीथिंग, और ये कहता है आई एम नॉट अलाइव। यहाँ ये बात दुरुस्त है, लॉजिक्स में बात ठीक है। अगर कोई सांस नहीं ले रहा तो वो जिंदा भी नहीं है। और नेक्स्ट अगर देखें, आई एम नॉट ब्रीथिंग बट आई एम अलाइव, तो लॉजिक्स में या रियल वर्ल्ड में ये बात क्या होती है, फॉल्स हो सकती है। इस तरह आई एम ब्रीथिंग बट आई एम नॉट अलाइव, मैं सांस तो ले रहा है वो जिंदा है, ये कैसे पॉसिबल है, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी इन द एनवायरनमेंट में, ये पॉसिबिलिटीज भी नहीं होती। इसी तरह से आई एम ब्रीथिंग, आई एम अलाइव, ये बात भी दुरुस्त है। तो लिहाजा टू केसेस में ये क्या रहता है, ट्रू रहता है। प्रोपोजिशनल लॉजिक सेंटेंसेस की एक एग्जांपल अगर हम वंपस वर्ड्स की बात करें, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि हमारे पास जो है वो 4x4 की एक यूँ हमारे पास गेम है, और उसमें 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड 4 नंबर ऑफ क्या है बच्चों, रोज हैं, और इसको हम कहते हैं 4x4 फ्रेम है। और यहाँ से हमारे पास हमारा एजेंट है, स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है, और यहाँ हमारा वेम्पस है, और यहाँ स्टेंच है, यहाँ भी स्टेंच है। और इसी तरह से जो है हमने यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रीज चल रही है, और यहाँ पर हमारा गोल्ड पड़ा हुआ है सपोज, और ये ब्रीजिंग चल रही है, यहाँ पर जो है ब्रीजिंग है, और ये पिट है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पिट है, और ये इस वर्ल्ड को हमने रिप्रेजेंट करना था कि हाउ कैन स पॉसिबल बाय यूजिंग द प्रोपोजिशनल सेंटेंसेस की मदद से इन स्टेट्स को किस तरह प्रेजेंट करें। याद होगा कि ये हमारे पास जो था, इसमें 5 जो हैं हमारे पास इन परसेप्ट्स आते हैं। पहला परसेप्ट्स हमारे पास टेंच का, दूसरा जो है वो ब्रीज है, फिर जो है वो, तो यहाँ पर देखें इफ देयर इज अ पिट इनफ 1,1, अब ये 1,1 कैसे हुआ, ये हमारे पास क्या है, ये देखें ये पहला सेल है तो 1,1, ये उसका दूसरा 1,2, यानी पहला कॉलम दूसरा रूम, पहला कॉलम तीसरा रूम, पहला कॉलम, और इसी तरह से यहाँ पर आए तो ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम 1, सेकंड कॉलम 2, सेकंड कॉलम 3 रूम, सेकंड कॉलम 4। इसी तरह से ये 3,1, 3 थर्ड कॉलम्स फर्स्ट रूम्स, थर्ड कॉलम सेकंड रूम, थर्ड कॉलम थर्ड रूम, और इस तरह से थर्ड कॉलम फोर्थ रूम, और ये क्या है 4,1, 4,2,
2। अब ये ज़रा देख लें 4,3 4,4। अच्छा, अब ये रूल कहते हैं इफ़ देयर इज़ अ पिच, अगर कहीं पर वो कहता है 1,1 यानी इस लोकेशन पर क्या हो, एक पिट हो, ऐसा ही था वहाँ पे। देयर इज़ अ ब्रीज एट 1,0, तो इसका मतलब है कि 1,0 के अंदर क्या होगा, ब्रीज चल रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ये देखें P1,1 यानी अगर हमारे पास वो पिट है, एक हमारे पास घड़ा है और वो 1,1 में है, देन इम्प्लाइज दैट ब्रीज इन 1,0, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट के ब्रीज चल रही होगी कहाँ पे, 1,0। यूँ हम लोग मुख्तलिफ जो है इस गेम्स की स्टेट्स को बाय यूजिंग द लॉजिक्स ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी स्टेटमेंट यहाँ बच्चों देखो, देयर इज़ अ ब्रीज इन 2,2, अगर दूसरे कॉलम के दूसरे रूम्स के अंदर क्या हो बच्चों, ब्रीज चल रही है, इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ पिट इन द नेबर्स, और इसका मतलब है कि उसके नेबर्स के अंदर क्या होगा, कहीं एक पिट होगा। तो अब इसके लिए देखो ये एक पिट कौन कौन से उसके, इसके एडजेसेंट जो है ये देखें 2,1 इससे नीचे वाला होगा, और 2,3 ये उससे ऊपर वाला होगा कॉलम, और इसी तरह से जो है 1,2 उसके इस जानिब होगा, 1,2 यहाँ, और इसी तरह से एक सेल उसके यहाँ होगा, और यहाँ वाला क्या होगा, 3,2 होगा, 3,2। तो ये बात हमने लिखी है कि अगर ब्रीज इन 2,2 के अंदर ब्रीज है, इम्प्लाई ये जो है बाई कंडीशनल्स, देयर इज अ पिट इन एनी ऑफ द सेल्स, यानी 2,1 2,3 सो एंड सो। ये भी हमने उसी रूल्स को यहाँ पर डिफाइन किया। देयर इज अ नो ब्रीज एट 2,2, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ब्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है 2,2 में, और ये क्या होगा, नॉट ब्रीज इन 2,2, यानी दूसरे कॉलम के दूसरे रूम्स के अंदर कोई हवा नहीं चल रही है। तो ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि हाउ कैन वी प्रेजेंट्स द लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए, आप ये देखें ये हमारे पास इम्प्लाइज यानी इफ़ वाली कंडीशंस को हमने प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर बाई कंडीशनल्स बात को हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और इसके बाद निगेशंस को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वेम्पस वर्ड्स जो हमारे पास गेम्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। टेटोलॉजीज को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टेटोलॉजीज? टेटोलॉजीज क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ टेटोलॉजी इफ इट इज ट्रू फॉर द एनी सेटिंग ऑफ इट्स अ प्रोपोजिशनल सिंबल्स, यानी कि टेटोलॉजीज को एक पहले समझ लो सिंपल वर्ड्स में, ये है ये हमेशा ट्रू होता है। एनी सेटिंग ऑफ इट्स अ प्रोपोजिशनल सिंबल्स की कोई भी सेटिंग कर लो, टेटोलॉजीज क्या होगा, यानी एक सेंटेंस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और इसकी एग्जांपल ये देखो, ये हमारा एक सेंटेंस है और हमने ये कहा कि दैट इज अ टेटोलॉजी, इट मींस दैट इट इज ऑलवेज ट्रू इन एनी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वेरिएबल्स। अब यहाँ देखें ये पी थे, क्यू थे, सो, तो ये हमारे पास हर केस के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, इस वक्त ट्रू आ रहा है। तो इन ऑल केसेस तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास टेटोलॉजीज है। प्रेसिडेंस कनेक्टिव्स, प्रेसिडेंसेस का कंसेप्ट आप लोगों को पता है। प्रेसिडेंस क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ एवेलुएशंस ऑफ ऑपरेटर्स होता है, तो लिहाजा जस्ट लाइक द अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स देयर इज द प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ द प्रपोजिशनल कनेक्टर्स का भी एक ऑर्डर होता है, और द लॉजिकल ऑपरेटर का एक क्या होगा, ऑर्डर होगा। वो किस तरतीब से होता है, देखो पैरेंथेसिस, निगेशंस, नेक्स्ट क्या होगा, कंजक्शंस यानी एंड, डिसजंक्शंस, उसके बाद डिसजंक्शंस को एवेलुएट किया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा हमारे पास इम्प्लीकेशंस को, और इसके बाद क्या होगा बाई कंडीशंस को। अब अगर हम इसको एक लाइन में तरतीब से लिख लें तो किस तरह से होगा भाई, सबसे पहले ये एवेलुएट होगा, फिर ये होगा, फिर और होगा, ठीक है। ये सेकंड प्रेसिडेंसीज जो है वो निगेशंस की है, निगेशन देना होगा, एंड और इसके बाद इम्प्लीकेशंस, और इसके बाद बाई कंडीशंस। तो दिस इज द ऑर्डर, पहले ये एवेलुएट होगा, फिर से ये होता है, थर्ड एवेलुएशंस पे ये है, फोर्थ पे ये है बच्चों, फिफ्थ पे एवेलुएट ये होता है, सिक्स पे होता है। तो दीज आर द ऑर्डर ऑफ एवेलुएशंस ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर। किस तरह से चलते हैं,
शुड बी द वाइल इवैल्यूएटिंग द प्रपोजिशनल्स प्रॉब्लम को हल करते हुए फॉलोइंग लिस्ट ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसकी एग्जाम्पल में क्या होगा, किस तरह से एवेलुएट होगा, आपको पता है द सेम प्रेसिडेंसी वाला कानून, ये आपको याद है, लेफ्ट टू राइट हम एवेलुएट करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल हो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस डी, तो इस केस में क्या होगा, सेम प्रेसिडेंसीज क्या होगा, एक केस के अंदर लेफ्ट टू राइट उसको हम लोग चलाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये लेफ्ट टू राइट हमारे पास एवेल्युएशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। सही है। पार्सिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशंस पी क्यू आर, आइडेंटिफाई द प्रीमिसेस एंड द कंडीशंस, और उसके बाद हम प्रीमिसेस एंड कंडीशंस को एवेलुएट करेंगे, यूँ जा रहे होंगे, पी एवेलुएट होगा, ठीक है। अब और इसके बाद इसके लिए हमें चाहिए इसके पैरेंथेसिस की, तो हमें पहले इसको देखना होगा, इसकी प्रेसिडेंसी साइज है, तो लिहाजा आपने पहले इसको हल किया, हल करने के बाद फिर क्या हुआ, एंड आ गया, तो इसमें से जो इसका रिजल्ट आया उसके बाद जो है आपने इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास था, इसको आपने यहाँ आए, इसको आप जो है वो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। लॉजिकल इक्वलेंस, लॉजिकल इक्वलेंस क्या होगा, इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द प्रोपोजिशंस, लॉजिक का एक फीचर है, टू प्रोपोजिशन जो है ना, प्रोपोजिशंस आर सेड टू बी द लॉजिकली इक्वलेंट इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स इन द ट्रुथ टेबल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी कॉलम ऑफ द ट्रुथ टेबल्स के क्या हों, दोनों के एक जैसे हों। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए, लेट अस टेक द ट्रू प्रोपोज ए एंड बी लिया, सो द लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे बना, कैलकुलेट द ट्रुथ टेबल ऑफ द नॉट ए और बी, एंड आगे है नेक्स्ट ए इम्प्लाइज बी। ये हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो रिजल्ट्स आए इसका और इसका, डेट इज क्या हुआ, टी यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स, फॉल्स मिला, ट्रू मिला, ट्रू ट्रू। तो ये जो इसके ट्रुथ टेबल्स के कॉलम्स हैं हैविंग द बोथ सेम रिजल्ट, तो दिस इज क्या कहलाएगा, इन द ट्रुथ टेबल पर वी कैन सी द कॉलम्स फॉर द आर द आइडेंटिकल, हैंस ए इक्वल टू बी, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू है किसके, है बी, ए इक्वल टू बी। और ये फेमस लॉजिकल इक्वलेंसी को हमने चेक करने के लिए, जिस तरह मैथमेटिक्स के रूल्स हैं हमारे पास, इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास इक्वलेंसी रूल्स हैं, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, यहाँ पर ए और बी होगा तो बी और ए सेम, ए एंड बी, बी एंड ए, रिजल्ट सेम रहता है, इक्वलेंट है। ये हमारे पास इक्वलेंट का साइन है बच्चों, यहाँ पर ये साइन नहीं होता, यहाँ थ्री जो है वो लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वलेंसीज को। इसी तरह से ए एंड बी एंड सी हो, इक्वलेंट टू ए एंड बी एंड सी, एसोसिएटिव है, ये कम्यूटेटिव था। इसी तरह से एसोसिएटिव क्या है, ए और बी और सी हो, तो ए और बी और सी है, तो हमारे पास ये भी एसोसिएटिव है। इस तरह से नॉट नॉट डबल निगेशंस एलिमिनेट हो जाती है, लिहाजा वो किसके इक्वलेंट रहता है, ए के इक्वलेंट रहता है। इसी तरह से ए इम्प्लाइज बी है, नॉट बी इम्प्लाइज नॉट ए, ये इसके इक्वलेंट होता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट पोजीशंस। और इस तरह से ए इम्प्लाइज बी है, लॉजिकल इक्वलेंट टू नॉट ए और बी, इसको कहेंगे इम्प्लीकेशंस जो है एलिमिनेशंस का रूल्स है। नॉट आगे है ए एंड बी, नॉट ए और नॉट बी के इक्वलेंट होगा डी मॉर्गन्स लॉ, और ये डी मॉर्गन्स लॉ ही के है, नॉट ए और बी एंड नॉट ए एंड द नॉट बी। इस तरह से ए एंड बी और द सी है, तो इसी तरह से हमारे पास इक्वलेंट होगा ए एंड बी और ए एंड सी के, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिवली जो है हमारे पास ए और बी एंड सी है, ए और बी एंड ए और सी के इक्वलेंट है, तो यू हैव टू रिमेंबर, ये मैथमेटिक्स में हम लोग अक्सर ये कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें यहाँ पर बहुत ही मावनत करते हैं लॉजिकल एवल्यूशंस में कि कौन सी जो है स्टेटमेंट किसके इक्वलेंट है, लिहाजा आपने इसको भी देख लेना है। और ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, होल्ड करें आप, वो जो प्रैक्टिकल को ज़रा देखें, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, प्रैक्टिकल ज़रा देखें ज़रा।
हाँ भाई ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये न्यूमरेटिव है, प्रॉपर्टीज है जैसे पी एंड जो हमारे पास है क्यू इक्वल टू क्यू सर आवाज एंड साफ नहीं आ रही सर, इको आ रही है। अच्छा एक मिनट सेटिंग कर लेते हैं। हाँ भाई बच्चों अब आवाज कैसी आ रही? ठीक है, अब ठीक है सर। ओके। पी एंड क्यू इक्वल टू क्या होगा? क्यू एंड पी के इक्वल है। ये हम देख सकते हैं, देखें हमारे पास पी एंड क्यू अगर दो है हमारे पास, यहाँ पर फॉल्स है, ट्रू है, और यहाँ पर जो है फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। तो ये हम इस प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से, और इसकी आपने प्रैक्टिस करके देख लेना है। लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? फॉल्स है। कौन सा केस है हमारे पास? पी एंड क्यू, या इसको हम डिस्टिंक्शन कंजक्शंस कहते हैं। यहाँ पर ये फॉल्स ही रहता है हमारे पास, और ये फॉल्स ट्रू में भी ये फॉल्स रहता है। तो लिहाजा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। ओनली वन केस में ट्रू होता है। अब ये क्यू है, क्यू को देख लें, फॉल्स आप कहते हैं क्यू डिस्टिंक्शन पी है, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, इसमें फॉल्स ही रहता है, और फॉल्स ट्रू क्या रहेगा? वो भी फॉल्स रहेगा। ट्रू एंड ट्रू रहेगा। तो डैट इज ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में अगर ये याद होगी, अगर पी एंड क्यू है और क्यू एंड दो इक्वल है तो ये ठीक है, और हम यू पी और क्यू इज इक्वल टू ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये डैट इज यू हैव टू डिफाइन, आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से। और आपने देखना है एसोसिएटिव केस के अंदर भी अगर हमारे पास पी एंड क्यू है और आउटर एंड आर है, और ये इक्वल रहेगा अगर पी एंड और इससे जो ऑपरेटर है क्यू एंड आर जो है वो प्रायोरिटी में है। पहले आप इसको एवेलुएट करेंगे, और आप जब इससे एवेलुएट करेंगे तो इक्वल रहेगा इसके। इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट्स है सेम उसी वेरिएबल से होगा, जैसे पी एंड ट्रू है तो ट्रू रहेगा, पी और ट्रू है तो ट्रू है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये वही है जो सी को हमने साफ करके यहाँ पर सीधा से लिख लिया है। लिमिटेशन ऑफ द प्रपोजिशंस को आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर का इख्तितामी स्लाइड्स हैं हमारे पे। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशंस लाइक द ऑल। यहाँ पर एक अगर हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स नहीं अवेलेबल्स। क्वांटिफायर्स जैसे ये ऑल होता है मैथमेटिक्स में, या देयर एग्जिस्ट का है, डेट इज द रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ द वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। देयर एग्जिस्ट इज द सम और द एनी को डिस्प्ले करवाता है मैथमेटिक्स में। उस तरह से सम एंड द नन्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उस एग्जांपल देखिए, ऑल द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अगर हमने इस चीज़ को प्रेजेंट करना हो बच्चों यहाँ पर कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट हैं, गर्ल इज इंटेलिजेंट, वी कैन प्रेजेंट, हम पी से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑल को देयर इज द नो, हमारे पास इसके लिए कोई ऑपरेटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस तरह से सम एप्पल्स आर स्वीट, अगर हमारे पास एप्पल्स हो, एप्पल्स आर स्वीट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ इसमें सम शामिल हो चुका है बच्चों, तो वी हैव नो ऑपरेटर टू प्रेजेंट द सम को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे प्रोपोजिशंस लॉजिक्स हैज द लिमिटेशन एक्सप्रेसिव पावर्स के अंदर है, यानी चीज़ों को प्रेजेंट करने में इसकी जो है वो लिमिटेशंस है पावर। एंड द प्रोपोजिशंस लॉजिक्स वी कैन नॉट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड द लॉजिकल रिलेशंस। और यहाँ पर हम उनकी जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को या उनके लॉजिकल रिलेशंस को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, और डैट विल बी ओवरकम बाय इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स, जो हमारा नेक्स्ट जो है वीक का टॉपिक है, उसमें हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा कन्वर्टिंग द असर्शंस इनटू द लॉजिकल फॉर्म्स, ये मैंने आपको आज दिखाया भी है। आप यहाँ पर स्लाइड्स में देख लें, ही हैज़ एन एक, इफ़ ही डज नॉट हैव एन नाइट और द स्पेड। तो ये हमारे पास अगर इस तरह का सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द प्रोपोजिशंस, आपने प्रोपोजिशंस आइडेंटिफाई करनी है। वेयर के इज द नाइट, आपने के जो है सिंबल लिया है नाइट को प्रेजेंट करने के लिए, एस इज द स्पेड को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड द ए इज द एक को प्रेजेंट करने के लिए। तो लिहाजा अब हम इसको इस तरह लिख देते हैं, नॉट एक और एस, ठीक है, डज नॉट हैव, यहाँ पर और है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ए यू हैज एन ए, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस, यू विल गेट द स्लैब्स अनलेस यू स्टॉप वेनिंग्स। तो आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।
ये अब आपने दो हैं, इज दिस टेटोलॉजी। अब ये आपने ट्रुथ टेबल्स की मदद से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा क्या ये जो है एक टेटोलॉजी है या नहीं है। हमने एक स्टेटमेंट लिखी है P implies Q और Q implies P इज अ टेटोलॉजी और नॉट। अभी टेटोलॉजी की मैंने आपको डेफिनेशन दी है, दैट इज ट्रू इन अ होल सिनेरियो ऑफ द लॉजिक्स में क्या होगा वो ट्रू होगा। इसको भी आपने एवेलुएट करना है। और एक और असाइनमेंट है कि ये इसको भी आपने चेक करके आना है P और Q इक्वलेंट है लॉजिकली या नहीं है। इस तरह से P नॉट और नॉट Q जो है क्या ये भी लॉजिकली इक्वलेंट है या नहीं है, उन्हीं को आपने उसकी ट्रुथ टेबल्स की मदद से एवेलुएट करना है। ये पीछे दी हुई एग्जांपल्स को फिर इन्हें एवेलुएट करके इसका आंसर लेके आना है। तो यहाँ तक का आज का हमारा लेक्चर्स है। इस लेक्चर्स को आपने रिवाइज करना है, अच्छे से सुनना है। और अगर आप किसी को कोई क्वेश्चंस है तो ही कैन आस्क, वो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चंस।